हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 में जो एस्पिरेंट्स एपियर हो रहे हैं, तो उनके लिए जो सैंपल एसेज हमने कुछ जो एसे रिपोर्ट राइटिंग आर्गुमेंट राइटिंग जो सेलेक्टेड कैंडिडेट का आपको प्रोवाइड करा रहे थे, उस सीरीज में आज हम फिर एक प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें आज जो प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें से ये है रिटन बाय हिमांशु तिवारी। AIR 44 रैंक इनका CAPF AC 2020 में आया। ऑल्सो OTA में रिकमेंड हुए हैं और CPO SI में भी सेलेक्ट हुए। कहते हैं ना कि जब रिजल्ट नहीं आता है तो नहीं आता है, जब आता है तो विद इन इनका 1 मंथ के आसपास में, 1 मंथ के रेंज में इनका 3 रिजल्ट आ गया। ठीक है ना, इन ऑब्वियसली है ओटीए का भी फाइनल रैंक नहीं आया है, लेकिन ये रिकमेंड हो गए उसमें। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मायने रखता है। और कॉन्फिडेंस के साथ आपका हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क व्हाट्सएवर आप कर सकते हो। कोई स्मार्ट वर्क उसी को कहते हैं कि हार्ड वर्क तो कोई भी कर सकता है, लेकिन स्मार्ट वर्क जरूरी होता है। इनका जो पेपर 2 में मार्क्स है वो 110 है। एक्चुअली ये ऐसे दो ऐसे मैं इसमें प्रेजेंट करूंगा, एक अभी प्रेजेंट इस वीडियो में करूंगा, एक नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है 2-3 दिन बाद प्रेजेंट किया जाए। तो ये ऐसे इन्होंने तब लिखा था जब इनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया था। ऑब्वियसली है उस समय ये अभी इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे थे। रिटेन ऑब्वियसली है 21 में भी ये क्वालिफाई कर चुके हैं थे। तो अब उनका ऑब्वियसली 2021 वाले का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये तब लिखा था इन्होंने जिस समय की अभी एक्चुअली में रिजल्ट इनका नहीं आया था। तो एनीवे चूंकि मार्क्स आ चुका है, तो अब मैं ये इनका ये है 110, और 110 इनफैक्ट बहुत अच्छा मार्क्स है। 100 प्लस जो भी मार्क्स होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है ना। तो इसमें से जो ऐसे एक प्रेजेंट कर रहा हूँ ये है कि 2020 में ये पूछा गया था सीएपीएफ एसी 2020 में, चूंकि ये 2020 में सेलेक्ट हुए तो ठीक है 2020 वाला ही ये सही है। सिक्योरिंग इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर इज अ चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस। जो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का की रक्षा करना भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। चुनौतीपूर्ण कार्य है इसका मतलब यह नहीं है कि हम करने में सक्षम नहीं है। हम कर सकते हैं, कर रहे हैं जब भी वक्त आया। लेकिन चैलेंज है कि इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज फेसिंग टू hostile नेबर विच आर न्यूक्लियर कैपेबल। ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड जो चाइना है रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर पावर है और यूएनएससी का परमानेंट मेंबर ही भी है। और पाकिस्तान हमने जब 1998 में मई में 11th एंड 13th मई को न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, उसी मंथ में यानी कि शायद 28 मई को, यानी कि 2 सप्ताह बाद ही पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया। तो इंडिया एक डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस से पास कर रहा है लंबे समय से। इनफैक्ट कहा जाता है ना कि जब स्टार्टिंग ही एक तरह से जब हम आजाद हुए, तो आजाद होने के साथ ही कंट्री का डिवीजन हो गया। और उस डिवीजन में जो एक तरह से कहते हैं भाई भाई में, ऑब्वियसली कुछ लोग जो सो कॉल्ड नेशनल चैंपियन हैं वो कहेंगे पाकिस्तान हमसे निकला हुआ हमारा बेटा है, व्हाट्सोएवर थिंग्स। लेकिन जो दो कंट्री बटे और दो कंट्री में ही उसी समय फाइट स्टार्ट हुआ, और वो कंटिन्यू अभी भी चल रहा है एक तरह से, वो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। तो इसके संबंध में हम जो तिवारी जी ने जो लिखा है उसको हम देखेंगे। कहीं भी हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी ऐसे है या जो भी रिपोर्ट होता है या आर्गुमेंट होता है या समथिंग, एब्सोल्यूट कभी नहीं होता है। जो एब्सोल्यूट क्या है, ऑब्जेक्टिव आंसर के एक क्वेश्चन के ही आंसर एब्सोल्यूट होते हैं इन द सेंस। हाँ, उसमें भी कुछ एम्बिग्यूटी होती है, इस वजह से समटाइम देखोगे कि यूपीएससी या तो हटा देती है क्वेश्चन को, या जो भी डाउटफुल हमेशा रहता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे 2-3 रहते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका कि एब्सोल्यूट आंसर है। अब यूक्रेन का, फॉर एग्जांपल यूक्रेन अभी चर्चा में है, यूक्रेन का कैपिटल कहाँ है, तो जो प्लेस पे है कीव है, तो वो आपका एब्सोल्यूट है। रसिया का कैपिटल मॉस्को है तो है, उसमें आप डाउट नहीं कर सकते हो, उसमें 100% सही आंसर है वर्तमान कंटेक्स्ट में। ऑब्वियसली है कल के डेट में रसिया चाहे तो
उसको चेंज कर सकता है, लेकिन वर्तमान कंटेक्स्ट में वो सही। लेकिन जो ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट ये एब्सोल्यूट नहीं होते, इस वजह से आपको एब्सोल्यूट मार्क्स नहीं मिलते हैं। और ना तो इसमें आपको अनलेस अदरवाइज कोई कैंडिडेट ने कुछ ऐसे ब्लंडर ना किए हो तो निगेटिव भी नहीं मिलता है। ऑब्जेक्टिव में आपको यदि 100% मिल रहा है तो निगेटिव मार्किंग भी आपको मिल रहा है, लेकिन इसमें आपका 100% नहीं हो सकता। कोई किसी ऐसे में किसी को 0 भी मिल सकता है, लेकिन 20 किसी को नहीं मिलता है। आपको हो सकता है 16 मिल जाए, 17 मिल जाए, 18 मिल जाए, उससे ज्यादा आपको ऑलमोस्ट ये भी इन स्टैंडर्ड जो होता है 13-14 जो मार्क्स हैं वो बहुत बहुत अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, तो हम इनका जो राइटिंग है, सैंपल राइटिंग है, वो हम देखेंगे। कह रहा है कि विद द ऑनसेट ऑफ फ्रीडम इंडिया इंटर्ड इनटू अ न्यू फेज। देखो इनटू ये होगा तो चलो ये स्मॉल स्मॉल कुछ कुछ चीजें, न्यू फेज ऑफ चैलेंजेस which like many other in past came stealthily, and it was protection of territorial integrity। जो हमारा सबसे पहले बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर से पहले एक तरह से एज ए इंट्रो के तौर में ये बताते हैं कि सबसे पहले जो भारत में जो जितने देशी रियासत थे और जो डिफरेंट पार्ट से, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट और सारे, उनको इंटीग्रेट करना ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग था। द कंट्री fought for nearly 2 years just to deal with its own state to form a republic, and it is still continue due to continuous challenges offered by states or UT like Jammu and Kashmir, Nagaland, etc। तो अभी भी एक तरह से इंटीग्रेशन जो प्रोसेस है चल रहा है। बहुत सारे देखो पीस टॉक नॉर्थ ईस्ट में चलते रहते हैं। फिर J&K का अभी सिचुएशंस जो भी है टुमल्टुअस है कि आप 100% अभी एक तरह से जो हमने बाइफरकेट किया है, तो बाइफरकेशन के बाद ऑब्वियसली है कि भारत सरकार ने बोला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है, यूनियन गवर्नमेंट ने, कि हम जो भी है लेजिस्लेटिव असेंबली बहाल करेंगे। लेकिन ये कब होगा? 2019 में ही देखो, 31 अक्टूबर 2019 को वो एज ए इफेक्टिव हो गया था। लेकिन 2020 भी बीत गया, 2021 भी बीत गया, इस बार 22 है, तो 3 इयर्स हो जाएंगे। लेकिन अभी तो वो अभी प्रोसेस कंटिन्यू है। द मोस्ट ड्रेडफुल डिस्कोर्स ऑफ इंडियाज हिस्टोरिकल पास्ट वाज इंडो पाक वॉर 1947-48, साइनो इंडिया वॉर 1962। अब ये देखो यहाँ से कारगिल पर डायरेक्ट ये आ गए हैं। एक्चुअल में ना कारगिल वॉर नहीं था, कारगिल कन्फ्लिक्ट इसको बोलते हैं। वॉर जनरली होता है जो जब डिक्लेयर करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करते हैं, तो बेसिकली चलो कोई वो उतना टॉलरेट किया जाता है। तो कारगिल कन्फ्लिक्ट 1998 when the country faced hardship which start from border issues। तो वो बॉर्डर इशू से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो अच्छा ये इंट्रो इनका है, दैट्स फाइन। नेक्स्ट आपका है इंडिया ऑक्युपाइज अ प्रीडोमिनेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया एंड डोमिनेट्स द नदर्न इंडियन ओशन। इनफैक्ट ओनली ओशन, इंडियन ओशन जो है, जो किसी कंट्री के एक तरह से नेम पे है, क्योंकि आज भारत का जो ग्लोबल पोजीशन जो भी है, ऑब्वियसली है कि हम रिगेन कर रहे हैं अपनी पोजीशन। लेकिन एक समय था कि जो इंडिया को गोल्डन स्पैरो कहा जाता था, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो जो ट्रेड, इनफैक्ट पीटर द ग्रेट, रसिया का जो रूलर थे, उन्होंने कहा कि रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर कि ट्रेड ऑफ इंडिया इज ट्रेड ऑफ वर्ल्ड, एंड whosoever controls the trade of India will dictate the Europe। तो ये इसका इंपॉर्टेंस था। ठीक है, विद लैंड बॉर्डर ऑफ 15,000 प्लस किलोमीटर एंड कोस्ट लाइन ऑफ 7,600 प्लस किलोमीटर एंड an exclusive economic zone of 2 million square kilometer in size, it become very crucial and grueling task to keep a watchful eyes not just on enemy but also on what's going on in border area। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है कि इंडिया का जो पोजीशन है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, इधर इंडियन ओशन देखें या फिर माइटी हिमालय देखें, तो हर तरीके से लैंड बॉर्डर की तरफ से, और फिर जो आपका ओशन है, वो हर तरीके से हम, या फिर बे ऑफ बंगाल उधर हो, अरेबियन सी एक्सटेंडेड, इनफैक्ट इंडियन ओशन का ही एक्सटेंडेड पार्ट वो है। तो हमें इट इज नॉट ओनली जस्ट कि वी शुड लुक आफ्टर टुवर्ड्स enemy but also all the activity which are happening।
कहता है कि ever since the independence came into being, it was sure that India will not stay in the list of third world countries for long, and the positive energy because of its cultural diversity, philosophy, natural resources, and a population ready to do everything to make the country a Vishwa Guru will not only boom India but also its friendly neighbors, and this alter its hostile neighbors to use a non-conventional method to challenge India's territorial integrity and internal security. The challenge of coping with long-standing territorial and boundary disputes with China and Pakistan, combined with porous borders along the rough terrain, has made the border management an uphill task. तो जो इंडिया है, तो इंडिया एक तरह से जब इंडिपेंडेंट हुआ तो जो अस्ट्रेचियन है, जॉन अस्ट्रेची और उसके जो सो कॉल्ड फॉलोअर, तो उन्होंने एक तरह से बोला कि इंडिया विल नॉट सर्वाइव फॉर मोर देन 5 years और इट विल डिसइंटीग्रेट इन मोर देन 500 pieces. But history is witness कि we did not only survive, but we are stronger and we are counting in the world. Yes, still we are lagging behind many superpower, but still we are reaching to that milestone. तो वो कहीं ना कहीं जो है, जस्ट इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन को लेते हैं। यदि इंडिया चाइना वॉर ना होता, इंडिया पाकिस्तान वॉर ना होता, यानी पाकिस्तान के साथ हमारा फ्रेंडली रिलेशन होता, चाइना के साथ हमारा फ्रेंडली रिलेशन होता, तो शायद आज हमारी स्थिति कुछ बहुत बेटर होती, कुछ और होती, बहुत इनफैक्ट बेटर वे में होती। पाकिस्तान के साथ हमारी स्थिति सही होती, हम एनर्जी सिक्योरिटी में सही रहते, एनर्जी सिक्योरिटी हमारी होती, और जो हम डिफेंस में इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो शायद नहीं करते और उसको डेवलपमेंट वर्क में लगाते। चाइना कहीं न कहीं ये भी जानता है, चाइना भी जानता है इस चीज़ को कि यदि वो उस समय ही चाउ एन लाई उसके जो प्रीमियर थे, और हमारे जवाहरलाल नेहरू, तो वो भी जानते थे चाउ एन लाई कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, वो काफ़ी टैलेंटेड हैं, जवाहरलाल नेहरू। वो सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं विश्व के। यदि इन्हें ना रोका गया, तो शायद इंडिया को डेवलपमेंट पाथ पे ले जाएँगे। तो होस्टाइल हमारे लिए वो कहीं न कहीं ये भी एक रीज़न था। The issue expands from hostile neighbors to lack of coordination among various military, paramilitary and police forces dealing with border security. सिर्फ यही नहीं है कि जो hostile neighbors हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे lack of coordination among various military जो है, paramilitary और पुलिस फोर्सेस, हर कोई इंडिया में ही है, हर ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट लेना चाहती है। दैट इज द रीजन ना कि आप में से बहुत सारे लोग जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग पूछते हैं कि सर एसएसबी अच्छा है कि आईटीबीपी अच्छा है, सीआरपीएफ अच्छा है कि सीआईएसएफ अच्छा है। डू यू नो कि एवरीवन इज इक्वल अपने सेंस में, और हर का कंट्रीब्यूशन है। तो हम किसी को ये नहीं कह सकते ना कि ये बेटर है और ये वर्ष है। हम आर्मी वाले वो जैसे बॉर्डर मूवी में वो देखते हो ना, सनी देओल रहते हैं और जैकी श्रॉफ, तो एक कहते हैं आर्मी इज बेस्ट, दूसरे कहते हैं एयरफोर्स इज द बेस्ट। इनफैक्ट दोनों बेस्ट, ये बाद में एग्री होते हैं कि दोनों क्या है, कंट्री के लिए ही फाइट कर रहे हो, आप सुप्रीमेसी प्रूव करने के लिए नहीं। तो एक ये भी रीजन है, और दिस इज ट्रूथ। अपार्ट फ्रॉम दिस, the increasing cross-border terrorism, infiltration of militants, nexus between narcotics and arms smugglers, illegal migrations, separatist movements, and left-wing extremism poses a grave threat to external and internal borders. The employment of multiple forces with less budget, low spending on research and development, slow modernization, and less political and regional support results in problem of command and control, as well as the lack of accountability for encroachment, poor intelligence and inept handling of local issues. ठीक है, तो ये मेन बॉडी में एक्चुअली हाउएवर इन्होंने क्या किया कि जो इस पैराग्राफ को है बहुत लंबा कर दिया। मेरा ओपिनियन है कि पैराग्राफ ऑल जो और बाकी पैराग्राफ इनका
सही साइज का है। ये इस पैराग्राफ को इनफैक्ट ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये इतना में एक पैराग्राफ ही इनफैक्ट, तो इसको टू पार्ट्स में ब्रेक कर देते तो शायद ये इसकी ब्यूटी थोड़ी सी और बढ़ गई हुई होती, ठीक है। बट एनीवे इन्होंने एक्चुअल एग्जाम में 110 आपका पेपर 2 में लाया और 100 प्लस वाले मैंने ऑलरेडी बताया कि बहुत अच्छा ये है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्होंने खराब परफॉर्म, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और इनफैक्ट देखो राइटिंग भी इनका लेजिबल है। लॉट ऑफ टाइम जो होता है राइटिंग भी आपकी मायने रखती है, आपकी राइटिंग हमेशा जो है लेजिबल होनी चाहिए, जितनी अच्छी आपकी रहेगी वो उतना फायदा है। नेक्स्ट, द डाइवर्सिटी मेक्स द बॉर्डर मोर चैलेंजिंग, सो द डिफरेंट फोर्सेस लाइक बीएसएफ in Indo-Pak international border and Bangladesh border, Army in LOC and LAC, ITBP in on China border, SSB in Indo-Nepal and Bhutan border, Assam Rifle in Northeast, and Coast Guard in Indian Ocean employs different strategy and tactical approaches, like Operation Sadbhavna in porous and populated area, use of PBI and UAV in China and Pak border. Okay, robust intelligence gathering in Bangladesh and Myanmar border are some of the examples. Okay. Next, आपका the borders are, ये आपका concluding paragraph है, ठीक है। The borders are first line of defense, so it should be the first priority of any nation to deal with, in fact, deal with. The professionalism in case of India should be at topmost level and even more than any armed forces, because currently the country is facing more border and associated internal security issues than external one. The R&D budget and scientific mindset should also be promoted to gain tactical advantage. Fast adoption of technologies and intelligence gathering over adversaries, okay, will help to in fact थोड़ा सा और ये एक लाइन इसको और एक्सटेंड करना चाहिए था। तो ये कुल मिलाकर के मैं समझता हूं कि एक अच्छा खासा है। तो इसको आप देखो, इसका जो पीडीएफ है एज सच, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में इवनिंग में डाल दूंगा, उसको आप देखोगे। कहीं भी जो जो भी कैंडिडेट होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जब फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन करो कि शायद इस ऐसे को मैं इन्होंने पहले लिखा था जब इनका एक्चुअल में रिजल्ट नहीं आया था, तो शायद हो सकता है आप उतना सीरियस उसको न लेते। लेकिन अब जब इनका 44 रैंक आया है तो आप इसको सीरियस रूप से लेते हो। हाँ, अब ऐसा नहीं होता है कि देखो मार्क्स वगैरह बहुत बार ये होता है जो भी है थोड़ी सी कुछ किसी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रैंक शायद 100 के बाद है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो शायद इनसे बेटर स्कोर किया हुआ है पेपर 2 में। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो इनसे बेटर शायद हो सकता है पेपर 2 में किए हुए हैं, लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन ना हुआ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका जो सिलेक्शन होता है तीनों कंपोनेंट को मिला करके, इनफैक्ट देखा जाए तो फिजिकल और मेडिकल को भी, यदि हम फिजिकल और मेडिकल को एक कंपोनेंट लें या फिजिकल और मेडिकल को दो अलग अलग कंपोनेंट ले तो 5 कंपोनेंट्स आपके हो जाते हैं हर में आपको। तो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 3 कंपोनेंट्स है, ऑल 3 में कंबाइंड आपका। अब जस्ट इमेजिन करा रहा है कि पेपर 1 में इनका बहुत अच्छा मार्क्स मैं नहीं मानता हूँ, 129 समथिंग है, तो उसको मैं इतना ज्यादा अच्छा नहीं मानता हूँ, क्योंकि 140 कम से कम आना चाहिए था। बट एनीवे एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने तीनों कंपोनेंट को बैलेंस किया, तीनों कंपोनेंट में बैलेंस के कारण इनका रिजल्ट हुआ और एक अच्छा रैंक आया। तो कभी भी आप कोशिश करो, आप लिखने की प्रैक्टिस करो। जब तक आप लिखोगे नहीं तो गलती की पता नहीं चलता है। और हमेशा मैं ये बोलता हूं कि देखो, जहां भी यदि आपको कोई ऐसे मिलते हैं जो सीनियर हैं आपके, कोई मेंटोर आपके ऐसे हैं जो आपको रेगुलर रूप से कॉपी चेक आपका कर सकते हैं, तो आप करो। यदि आप चाहते हो कि मैं आपका कॉपी चेक करूं तो आपको कुछ पे करना पड़ेगा, ऑब्वियसली है। टेस्ट सीरीज हम कंडक्ट करवा रहे हैं या इंडिविजुअल फीडबैक आपको चाहिए तो पे करते हो तो आप ले सकते हो। जब लिखोगे तो आपको गलती का आपका पता चलेगा।
तो आप कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो 8527146498 ये इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ये इस टेलीग्राम नंबर 7404909669। तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है केन स्टडीज का, उसका लिंक ऑब्वियसली है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, या फिर आप चैनल में भी, इस चैनल में भी दिया हुआ है आपका। तो अबाउट वाले में तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जो ज्वाइन किए हुए हो ऑलरेडी, तो उनको इवनिंग में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप देखो, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं अच्छे मार्क्स लाए हुए होते हैं तो उनका एक वजन बढ़ जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ठीक है, इनका एक और ऐसे हम आपको इस वीक में ही 1-2 दिन बाद प्रेजेंट करेंगे। ओके ओके, थैंक यू।